नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, पाठ्यक्रम समन्वयक, कोर्स कोऑर्डिनेटर, एमए अनुवाद अध्ययन, एमए ट्रांसलेशन स्टडीज। आज हम चर्चा करेंगे एमए अनुवाद अध्ययन के पाठ्यक्रम अनुवाद सिद्धांत एवं परंपरा के एक विषय पर, और आज की चर्चा का विषय है अनुवाद के आयाम। The topic for discussion of today's program is dimensions of translation. Today we'll discuss about various perspectives of dimensions relating to translation. The points of discussion are various dimensions of translation, translation dealing with literature of knowledge, structural and linguistic dimensions of translation, officialese, legal translation, theological translation, literary translation, translation and media, and translation and tourism. तो आज हम चर्चा के जिन बिंदुओं को आपके सामने ला रहे हैं वे हैं, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि अनुवाद के विभिन्न आयाम क्या हो सकते हैं संक्षेप में। उसके बाद हम ज्ञानात्मक साहित्य के अनुवाद की चर्चा करेंगे, हम अनुवाद के सांस्कृतिक पक्ष की चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे अनुवाद के धार्मिक पक्ष की। उसके बाद हम बताने की कोशिश करेंगे कि साहित्यिक आयाम अनुवाद का कौन सा पक्ष है। फिर हम बताएंगे कि अनुवाद के सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ी हुई रचनाओं का अनुवाद कैसे किया जाए। फिर विधिक साहित्य का अनुवाद कैसे किया जाए, यानी न्यायालय और उसके कार्यों से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो लिटरेचर है, उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाए। और फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे टूरिज्म से, यानी पर्यटन के साथ साथ पर्यटन परक साहित्य से अनुवाद का क्या सरोकार है, पर्यावरण परक साहित्य से अनुवाद का क्या सरोकार है, मीडिया से जुड़े हुए साहित्य का अनुवाद से क्या सरोकार है। संक्षेप में विस्तार है, लेकिन हम संक्षेप में इस चर्चा को गति देंगे और जहां तक संभव होगा कि विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में कुछ चर्चा अवश्य करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं यह जानने के लिए कि व्हाट इज द पैराडाइम ऑफ ट्रांसलेशन एंड हाउ डज इट रिलेट टू वेरियस डायमेंशंस ऑफ studies of knowledge and various disciplines of studies. How does translation become an interdisciplinary studies and how does it intervene into the horizon of cultural studies? तो इन सभी पक्षों पर हम संक्षेप में विचार करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुवाद के पैराडाइम क्या है, क्या पैराडाइम है, इसका जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है वो क्या है। तो हम समझने की कोशिश करें कि अनुवाद केवल किसी एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कह देना ही अनुवाद नहीं। और अगर इतना ही होता तो आज हम अनुवाद अध्ययन के रूप में इस विषय का अध्ययन नहीं कर रहे होते। हम अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे हाउ डिड ट्रांसलेशन डेवलप एज ए डिसिप्लिन ऑफ स्टडी, लेकिन अभी संक्षेप में हम बता दें कि 1975 के आसपास अनुवाद अध्ययन के रूप में उभर कर के सामने आया। ट्रांसलेशन एक डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज के रूप में उभर कर आया और तब से इसे स्वतंत्र ज्ञानानुशासन के रूप में समझा जाने लगा है। और तब से ये उसी तरह एक अध्ययन का विषय बन गया जैसे उदाहरण के तौर पर राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि आदि। तो हम समझने की कोशिश करें कि कैसे अनुवाद के जो विभिन्न आयाम हैं उसका संदर्भ क्या है, वो कैसे इससे जुड़ते हैं और कैसे अनुवाद कार्य उसमें किया जाता है और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या
आवश्यकताएं उसके लिए हैं, अनुवादक की भूमिका क्या होती है, संक्षेप में इन पर चर्चा करेंगे। जब हम अनुवाद के विभिन्न आयामों की चर्चा करते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि अनुवाद केवल भाषा का व्यापार नहीं है। ट्रांसलेशन इज नॉट मेयरली a linguistic exercise and itself to the change of or to the transfer of sentence, उसका रूपांतरण नहीं है, बल्कि क्या इसके साथ साथ एक पूरा पर्सपेक्टिव जुड़ा होता है। हम सब जानते हैं, यहाँ तक कि भाषा विज्ञान में भी ये जाना जाता है कि ट्रांसलेशन को तो हम बाद में देखते हैं, पहले हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से समझें। भाषा विज्ञान क्या कहता है? हर शब्द की एक संस्कृति होती है। Every word has its own culture and it has a connotation of meanings. और हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से समझे तो ये जानते हैं कि शब्दों का अर्थ पूर्व निर्धारित नहीं होता है। Any word does not have its own meaning. Any word can change its meaning when the perspective is changed, the context is changed, the space is changed, the geography is changed, the culture is changed. मतलब हर शब्द का अर्थ बदल जाएगा अगर वो उसका स्थान परिवर्तन हो जाए। यानी भारत के ही इसी एक भूभाग में हम एक उदाहरण लेते हैं, शिक्षा शब्द है। शिक्षा उत्तर प्रदेश में एजुकेशन के सेंस में है, और मान लीजिए केरल में, मलयालम में शिक्षा का क्या मतलब है? दिस इज अ वे ऑफ पनिशमेंट। तो आई विल एडुकेट, हम उनको शिक्षित कर देंगे, मतलब विल टीच देम ए लेसन, उसको उस कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में देखने की कोशिश करें। यानी हम उन्हें दंड देंगे, हम उन्हें सबक सिखाएंगे, मतलब उन्हें दंडित देंगे, करेंगे, उन्हें अनुशासित करेंगे, उनको डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की जाएगी। तो जैसा मैंने बताया कि शब्द का जो अर्थ होता है वो दो दृष्टियों से निर्धारित होता है। एवरी वर्ड हैज गॉट इट्स इम्पोज्ड मीनिंग। हर शब्द का एक आरोपित अर्थ होता है। कैसे होता है? वो कौन निर्धारण करता है? या तो व्याकरण निर्धारित करते हैं। इट इज ईदर defined by the grammarian or imposed upon by the society where one lives in. यानी जहां व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसके द्वारा या तो निर्धारित होता है या कोई व्याकरण उसका निर्धारण करता है। तब क्या होता है? तो इसको समझने की हम कोशिश करें। कैसे कि जब भाषा का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, यानी भाषा एक यादृच्छिक प्रतीकों की व्यवस्था है, आर्बिट्रेरी सिंबल्स ऑफ मीनिंग है, तो ये आर्बिट्रेरीनेस कैसे होता है? ये आर्बिट्रेरीनेस कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव में बदल जाता है, और ट्रांसलेशन इसी का कारोबार करता है। क्या करता है कि जब एक भाषा से हम दूसरी भाषा में कोई बात कहते हैं तो अनुवादक अपनी रुचि, अपनी ज्ञान क्षमता, अपने अनुभव और अपने जो एटीट्यूड है, अपने दृष्टिकोण के अनुसार, अपने व्यू पॉइंट के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार उसका अंतरण करता है। तो इसको फिर हम तीसरे ढंग से समझने की कोशिश करें। क्या करता है अनुवादक? तो मुझे यहाँ एक तरह से काव्य भाषा के रूप में समझने की जरूरत महसूस होती है। कैसे? इट इज लाइक यूज ऑफ पोएटिक डिक्शन। व्हाट इज पोएटिक डिक्शन? तो हमें इसका संदर्भ इस तरह से दिखाई देता है। कैसे? एक अंग्रेजी विचारक लेखक है ओवेन वारफील्ड। ओवेन वारफील्ड बताते हैं कि क्या है? इट इज सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ वर्ड। व्हाट इज पोएटिक डिक्शन? उनकी पुस्तक है पोएटिक डिक्शन, यानी काव्य भाषा। तो काव्य भाषा क्या है? इट इज सिलेक्शन एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, यानी सही शब्दों का चुनाव और उनको सही जगह पर रखना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम ज्ञानात्मक साहित्य के अर्थ में अनुवाद की बात करते हैं तो हमें शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में करने की जरूरत होती है। इसका मतलब we will not try to get much space to change the meaning
as it will be applicable in case of translating a text which is relating to literary perspective। यानी जब हम किसी ऐसे साहित्य का अनुवाद करते हैं जिसमें अनुवादक को छूट मिलने की संभावना होती है, उसको लिबरल एटीट्यूड रखने की संभावना होती है, तब वहां अनुवाद की पद्धति अलग होगी। लेकिन जब ज्ञानात्मक साहित्य की या उससे भी ज्यादा ऑफिशियली यानी कार्यालय के साहित्य का अनुवाद किया जाएगा तब स्थितियां अलग हो जाएंगी। यहाँ हम यह नहीं बता रहे हैं कि कौन कौन सी what are the devices to be used while translating various kind of texts, but today only I will be focusing on the various perspective of translation, not the strategies to be used for translating these kind of literatures। तो हमें ये बताने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जब अनुवाद के इन पक्षों की चर्चा करते हैं तो हमारा क्या समझ, तो हम क्या समझते हैं, और वास्तव में जब हम अनुवाद की विभिन्न आयामों की बात करते हैं हमारा क्या मतलब है। तो इसका अर्थ ये है कि जब हम अनुवाद कहते हैं तो अनुवाद केवल एक प्रकार के साहित्य का, एक तरह के दस्तावेजों का अनुवाद नहीं होता है, बल्कि विभिन्न प्रकार के पाठों का अनुवाद होता है। और जब विभिन्न प्रकार के पाठों का अनुवाद होता है तो उस अनुवाद की पूरी प्रक्रिया में इनहेरेंट मीनिंग जो होती है उसको भी पढ़ने की कोशिश की जाती है। इस तरह से अनुवाद ट्रांसलेशन बिकम्स एन आर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड समटाइम्स इट बिकम्स ए न्यू राइटिंग। ऑक्टेवियो पाज क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन लिबरेट्स फ्रॉम द कन्फाइनमेंट ऑफ द ओरिजिनल, यानी मूल भाषा में कही गई बात को वो जब लक्ष्य भाषा में संप्रेषित किया जाता है तब अनुवाद क्या करता है कि वह उस लक्ष्य भाषा में पहुंचने से पहले मूल भाषा की जो जड़ता है, जो उसकी जकड़बंदी है, उससे उसे मुक्त कर देता है। यानी एक मुक्ति का मार्ग है ट्रांसलेशन एज लिबरेटर, ये एक तरह की स्थिति दिखाई देती है। यानी ये मुक्तिदायिनी प्रक्रिया के रूप में अनुवाद सामने आता है। तो हम संक्षेप में जानने की कोशिश करें कि हम जब अनुवाद कहते हैं तो हमारा अनुवाद के विभिन्न आयामों से क्या सरोकार है। तो सबसे पहले हम पुनः उस चर्चा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि अनुवाद का भाषिक परिप्रेक्ष्य, जब भाषिक परिप्रेक्ष्य की बात हम करते हैं, लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन, तब हम देखते हैं कि ऐसा साहित्य जिसमें ज्यादातर भाषा का व्यवहार किया जाता है, यानी जैसे कोई कार्यालय आदेश, जो मान लीजिए कोई ऑफिस ऑर्डर, हम इग्नू की चर्चा अभी कर रहे हैं, इग्नू में ही कार्यालय का कोई आदेश एक भाषा में कही गई बात को बिना ज्यादा परिवर्तन किए, बिना कोई रियायत लिए हुए अनुवादक क्या करता है कि पूरी तरह से उसके अर्थ को प्रकट कर देता है। न केवल अर्थ को, कोशिश की जाती है कि वाक्य की संरचना भी वैसी की बनी रहे। इट हैज टू बी लिटरल। इफ वी ट्राई टू liberate from the confinement of the original, it will be a kind of diluting the fidelity। यानी अनुवाद में जिसे हम निष्ठा कहते हैं, ये निष्ठा का उल्लंघन होगा, निष्ठा से विचलन होगा। अब इसको हम दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें। जैसे कहा गया है कि हमें आपको ये बताने का निर्देश हुआ है, तो हम उसमें कोई भी अपने ढंग से बात नहीं कर सकते। If it is said, I am directed to inform you, it has to be interpreted in either language also। मतलब जब टारगेट लैंग्वेज में भी हम कहेंगे, तो जब ये कहेंगे कि मुझे आपको सूचित करने का निर्देश दिया गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हम नहीं करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा ये कहेंगे कि सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार आपको सूचित किया जाता है। थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन ज्यादा हम इससे विचलन नहीं करेंगे, यानी ज्यादा हम इससे अलगाव लाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा कार्य जो है पूरी तरह से उसी रूप में परिवर्तित हो जिस रूप में मूल भाषा में कहा गया है। यानी न केवल अर्थ बल्कि उसके भाव, बल्कि यह भी कि कैसे शब्द की प्रकृति भी बहुत नहीं बदले। मतलब एक तरह से यहाँ while translating from one language to other,
if it is pertaining to officialese, then we'll have to change the meaning from one language to other without changing the सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी बिना वाक्य संरचना में परिवर्तन किए हुए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में कह दें। ये कहाँ के लिए है? ये कार्यालय साहित्य के अनुवाद के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से, लेकिन इसके पहले हम जाने कि व्हाट इज ऑफिशियलीज। ऑफिशियलीज का मतलब प्रशासनिक कार्यों के लिए जो आदेश और जो अधिसूचना, जो परिपत्र, जो सर्कुलर, नोटिफिकेशन, ऑफिस ऑर्डर या गैजेट इत्यादि जो होते हैं, इनको हम ऑफिशियलीज कहते हैं। ऑल दीज आर कन्फाइंड टू ऑफिशियलीज। और ऑफिशियलीज ये किसी भी राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, शासन व्यवस्था के लिए जिस भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। एंड वट एवर इट इज expressed in official language, that is called officialese। अब भारत के संदर्भ में स्थिति दो तरह की है कि आधिकारिक भाषा तो हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी पत्र व्यवहार होता है। तो इसलिए भारत के संदर्भ में हिंदी अंग्रेजी दोनों ही ऑफिशियलीज लिटरेचर के तहत आती हैं, यानी हिंदी अंग्रेजी दोनों में जो पत्र संवाद होते हैं वो ऑफिशियलीज के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखें कि ज्ञानात्मक साहित्य क्या है। ज्ञानात्मक साहित्य वह होता है जिन भाषाओं में ज्ञान रचा गया है। और इसको हम देखें तो जैसे प्राचीन भारत में ज्यादातर ज्ञानात्मक साहित्य संस्कृत में थे, मध्यकालीन भारत में ज्यादातर जो ज्ञानात्मक साहित्य थे वो उर्दू, अरबी, फारसी में थे। भारत के संदर्भ में बता रहा हूँ। और आधुनिक भारत में जो खासतौर से 1835 के बाद जो मैकाले के मिनट्स ऑन एजुकेशन के आने के बाद ज्यादातर ज्ञानात्मक साहित्य अंग्रेजी में आया। और अंग्रेजी में ज्ञानात्मक साहित्य आने का एक कारण ये हुआ कि जो उपनिवेश था वो भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया था, ब्रिटिश कॉलोनीज बन गई थी, तो इसलिए उनकी भाषा का भी प्रसार हुआ और आज अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई। तो आधुनिक युग का अधिकांश ज्ञानात्मक साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध है। ये बात सही है कि बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं अंग्रेजी में शुरू में नहीं लिखी गई। इस ब्यौरे में हम नहीं जाएंगे, लेकिन संदर्भ केवल देकर के मैं सीमित रखता हूँ। वो संदर्भ क्या है कि जैसे देरिडा का ऑफ ग्रामेटोलॉजी मूलतः वो फ्रेंच में लिखा गया था। इसी तरह मार्क्स का जो दास कैपिटल है वो जर्मनी में लिखा गया था। इसी तरह से कुछ अन्य प्रमुख साहित्यों को भी, जैसे हम कहें, मान लीजिए कि प्रमुख चिंतक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी पिछले सत्र में, वो चर्चा कार था, वो चिंतक था डेकार्ट। डेकार्ट भी मूलतः अंग्रेजी में नहीं लिखते थे। तो बहुत से रचनाकार अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं। इवन जैसे सिमोन दे बोआ के द सेकंड सेक्स, ये मूलतः फ्रेंच में रची गई रचना थी। सार्थ मूलतः फ्रेंच के रचनाकार थे। तो हम इस दृष्टि से देखें कि जो विभिन्न रचनाकार हैं, कोई आवश्यक नहीं कि अंग्रेजी में लिखे, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि ज्यादातर ज्ञानात्मक साहित्य अंग्रेजी में रचा गया। तो उसको जब दूसरी भाषा में अंतरित करते हैं तब हमें क्या सावधानियां बरतनी होती है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि टेक्स्ट जो है वो टेक्सुअल मिस्टेक के बजाय हम देखते हैं कि फैक्चुअल ब्लंडर ना हो, यानी तथ्यात्मक भूले ना हो, और तथ्य पर हम केंद्रित करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तथ्य के प्रति हम ध्यान केंद्रित करें और उसका ध्यान रखते हुए हम अनुवाद करें। हमें उसके वेरियस जो जिसे कहते हैं इमोटिव यूज ऑफ लैंग्वेज की जरूरत नहीं महसूस होती चाहिए। इसी तरह सांस्कृतिक साहित्य का जब अनुवाद करते हैं तब हमें थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि कल्चरल पर्सपेक्टिव को फोकस करें, यानी जब उसके संस्कृति के जो तत्व हैं वो उनके साथ विछोह न हो, उनके साथ अन्याय न हो। जब धार्मिक साहित्य के अनुवाद की बात की जाती है, बौद्ध धर्मों का अनुवाद हुआ, जैन धर्मों के ग्रंथों का अनुवाद हुआ, इसी तरह से
क्रिश्चियन मिशनरी ने अनुवाद कराया, तो उनका भी उद्देश्य था कि मूलतः फाइडेलिटी किसके साथ बनी रहे, निष्ठा किसके साथ बनी रहे, जो धर्म की शिक्षाएं हैं, धार्मिक शिक्षाएं, एजुकेशनल जो टीचिंग्स है, जो रिलीजियस टीचिंग्स है, थियोलॉजिकल टीचिंग्स है, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, समझौता ना हो। लेकिन इसके विपरीत अगर हम साहित्यिक आयामों की बात करते हैं तो साहित्य में जो टोन, टोनर, टेक्स्ट, पर्सपेक्टिव, इंटर पर्सनल रिलेशंस, मीनिंग्स, इनकी भी हम चर्चा करते हैं, उस पर भी हम सरोकार रखते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए हम अंतरण करते हैं। इसके बाद हम संचार माध्यमों के जब अनुवाद की बात करते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि हम कैसे मीडिया के ट्रांसलेशन के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी चर्चा करें। तो वहाँ हमारा फोकस न्यूज ट्रांसलेशन पर होता है। और जब न्यायालय साहित्य की बात करते हैं तो बिना किसी परिवर्तन के हम मूल शब्दों के साथ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि संक्षेप में हमारी चर्चा पूरी हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।